हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो मोल कॉन्सेप्ट की अपनी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री की हम कुछ बेसिक और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के जो सिलसिला है, जो सीरीज है, उसको चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं उसमें कुछ नया। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस हैं। प्योर सब्सटेंसेस से मतलब क्या होगा, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक सब्सटेंस है ए जो सॉलिड स्टेट में है, दूसरा सब्सटेंस है अपने पास ए वही जो लिक्विड स्टेट में है, और तीसरा सब्सटेंस है ए वही कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। इन प्योर सब्सटेंसेस की अगर आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी हो, अगर आपको इनकी कंसेंट्रेशन पता लगानी हो, तो वो हमें कैसे पता लगानी है। अरे आपको याद होगा हमने अब तक जो भी कंसेंट्रेशन निकालना सीखा है वो केवल मिक्सचर्स के लिए सीखा है। अरे याद करो, जितने भी हमने कंसेंट्रेशन निकालने सीखी है वो सॉल्यूशन के लिए सीखी है, लेकिन अब तक कभी भी हमने जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनके लिए कोई भी मोलरिटी या कंसेंट्रेशन निकालना हमने अब तक नहीं सीखा है। ठीक है, तो चलिए एक बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं, किस किस की बात करूं, अगर मान लीजिए कोई अपना प्योर सॉलिड है और अपने पास कोई प्योर लिक्विड है, अगर मैं इनकी बात करूं, चलिए एक बार मैं यहाँ पर गैस की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स की बात कर रहा हूं। अपना जो टॉपिक है वो किसके लिए, अपना टॉपिक है यहाँ पर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन जो है, जिनसे वो मिलकर बने हैं, किस रेशियो में वो बने हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आप में से जिन जिन बच्चों ने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट के इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको लेक्चर 1 से जाके जरूर देखें। आप पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने वाले हो, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर सीरीज पूरी देख ली तो आप ये कहना बंद कर दोगे कि सर हमसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते, सर हमसे यूनिट कन्वर्जन नहीं होते। आप ये सब, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो प्लीज जरूर जाके लेक्चर 1 से ये सीरीज देखें, जिससे आपको सारे के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आपको याद हो मैंने बताया था कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। और याद करो, इसी कॉम्पोजिशन को बताने के लिए जो यूनिट्स काम में लेते हैं, उन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कंसेंट्रेशन यूनिट्स। अरे बात समझ में आई क्या? जो किसी सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है, किसी मैटर का जो कॉम्पोजिशन है, उसी कॉम्पोजिशन को बताने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है वही होती हैं अपनी कंसेंट्रेशन टर्म्स। याद आया आपको? इसलिए सुनिएगा ध्यान से। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए आप कंसेंट्रेशन फाइंड आउट तो कर लोगे, और मैं आपको कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना सिखा भी दूंगा, लेकिन जरा सोचिए, जिनका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, जिनका कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होता प्योर सब्सटेंसेस का, उनकी हमेशा कंसेंट्रेशन की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सुनिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की, कि इनके लिए मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, तो आप कह देंगे सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। आप कह देंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकता हूं, इट इज वेट अपॉन मोलर मास इनटू क्या जाएगा, वॉल्यूम। आप ये भी जानते हैं कि जब आप वेट को डिवाइड करते हो वॉल्यूम से, तो वो क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। अरे वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और अपॉन एम जो है, एम आपका यहाँ पर ये क्या बोलो, ये आपका मोलर मास। बात सबको समझ में आई?
अगर मैं बात करूं यहाँ से डेंसिटी की जो यूनिट है, ये यूनिट किस में होगी, तो आपको पता है जो वेट था यहाँ पर, वेट किस में होता है, ग्राम में, और वॉल्यूम मोलरिटी में वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। इसलिए इस डेंसिटी की यूनिट तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर, और जो आपका मोलर मास है इसकी यूनिट होनी चाहिए ग्राम पर मोल। अरे तभी तो जब आप यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर लीटर में पुट करेंगे और मोलर मास ग्राम पर मोल में पुट करेंगे, तभी तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और मोलरिटी की यूनिट कितनी आएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ से फॉर्मूला की कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्योर सॉलिड्स हो या प्योर लिक्विड्स हो, उनके लिए जो मोलरिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डी अपॉन उसका मोलर मास एम। आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब ये मोलरिटी कांस्टेंट क्यों होती है, मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस के लिए कंसेंट्रेशंस कांस्टेंट होती हैं, इसकी वजह सुनना। ये मोलरिटी कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आप जानते हैं जो सॉलिड और लिक्विड है उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। अरे आपने मान लो एक कंटेनर में, जैसे आप ये एग्जांपल समझिए, आप ये सुनिए, मान लीजिए एक कंटेनर में है ना कोई एक सॉलिड रखा है, इतना मतलब इतना सारा सॉलिड रखा, उसके अंदर भरा हुआ सॉलिड। ठीक है, एग्जांपल ध्यान से सुनना, ये एक कंटेनर में आपने एक सॉलिड ए रखा है। अगर आप इस कंटेनर में से इतना सा सॉलिड बाहर भी निकाल दोगे और बात करोगे बचे हुए सॉलिड की, जो सॉलिड बच गया, तो मान लीजिए जो बचा हुआ सॉलिड मान लो इतना सा बचा, ठीक है ना, आपने यहां पर ये बाहर निकाल दिया, तो क्या बचे हुए सॉलिड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या? अगर इस सॉलिड की डेंसिटी डी थी तो इसकी डेंसिटी भी कितनी रहेगी, डी रहेगी, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ऐसे ही प्योर लिक्विड है, अगर प्योर लिक्विड में से आपने कुछ लिक्विड बाहर निकाल लिया तो उसकी भी डेंसिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब सुनिए, गिवन सॉलिड के लिए, जो आपको सॉलिड दे रखा है, उस सॉलिड के लिए ना तो उसकी डेंसिटी चेंज होती और ना ही उसका मोलर मास चेंज होता। और डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, मोलर मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी मोलरिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए बोला जाता है, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेज हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। चाहे आप उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लो, चाहे आप उसकी कोई और कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर लो, अगर वो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट वहां पर बनी रहती है। ठीक है, अब सुनिए, तो यहां से अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल समझते हैं इसका, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल। और एग्जांपल सुनने से पहले एक बात बताइए मुझे आप, अगर आपसे कोई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी पूछे, सॉरी मोलरिटी पूछे, तो आपको क्या क्या चाहिए, डेंसिटी और मोलर मास। शायद मोलर मास तो आप जानते हैं, मैं आपको ऐसे कहूं, मान लीजिए मैं आपको ऐसे कहूं कि मेरे को आप H2O की मोलरिटी बताइए, H2O लिक्विड है और इसकी जो मोलरिटी है वो कैलकुलेट करके बताइए, तो क्या मुझे आपको इसका मोलर मास बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, डेंसिटी, और वो भी आप जानते हो। बता दो पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। क्या आपको डेंसिटी 1 ग्राम पर ml में चाहिए? नहीं, किसमें चाहिए बोलो, 1 ग्राम ml को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम पर लीटर में। और कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, ये है 1। आपको पता है कि यहां पर ये जो ग्राम पर ml है उसका ये मिली हटाना है, तो मिली की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप इस मिली में जो छोटा m है, इस मिली की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ अरे एक मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ तो यहां पर इसकी डेंसिटी आ जाएगी 1000 ग्राम पर लीटर। अब आप इजीली उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे और मोलरिटी ऑफ H2O लिक्विड जो है वो कितनी आ जाएगी, यहां से डेंसिटी आपके पास 1000 ग्राम पर लीटर है, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, और सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 55.55 मोलर, जो आपने बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा। और आपको पता है, क्या आप जानते हैं, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और कितनी रहती है, 55.55। आपका सवाल, तो क्या सर हम इस मेथड से सारे के सारे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आंसर है यस।
अगर आपको उनकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, बोलो, अरे बोलो क्या चाहिए, सिर्फ आपको डेंसिटी चाहिए। और अगर आपको कहीं से डेंसिटी मिल जाए तो आप उनकी इजीली मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और सीखते हैं और समझते हैं एग्जांपल, ध्यान से सुनिए। चलो अगला लिक्विड हम ले लेते हैं बेंजीन। प्योर लिक्विड है C6H6, ठीक है, आप उसको बोलते हो L इज फॉर लिक्विड स्टेट। मान लीजिए इस बेंजीन की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 0.88 ग्राम पर ml, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस प्योर बेंजीन की मोलरिटी क्या होगी। तो फटाफट बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, आप कहेंगे सर डेंसिटी अपॉन मोलर मास। डेंसिटी कितनी है, 0.88, लेकिन किसमें है वो डेंसिटी, ग्राम पर ml में। तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, लीटर में। कैसे करेंगे मैं फिर से सिखा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या ग्राम आपको चाहिए, क्या चाहिए तो साइड में रख लो। क्या लीटर चाहिए, ये भी चाहिए। कौन नहीं चाहिए, सर हमें ये जो एम है ना, ये एम नहीं चाहिए। एम क्या होता है, मिली, और मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो यहाँ पर बन जाएगा इन 2000 अपॉन ए मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास। तो आप जानते हैं इसका मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल, तो अपॉन कितना बन जाएगा, 78। सोल्व कर लो, यहां से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोल पर लीटर में, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका ग्राम और इसका ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यही वो इजी सा आसान सा मेथड है जिस मेथड से आप किसी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन, मोलरिटी, उसकी अमाउंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर हमें बताएं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए, जब मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहा था, जब मैं प्योर सब्सटेंसेस की बातें आपसे अभी भी कर रहा था, तो मैंने कहा था कि प्योर सब्सटेंस में ए सॉलिड स्टेट में हो सकता है, ए लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ए गैस स्टेट में हो सकता है। वहां पर मैंने केवल प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात की है, गैस की बात क्यों नहीं की, मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी गैस की जो अगर आपको मोलरिटी पता लगानी हो तब आपको कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोलरिटी ऑफ एन आइडियल गैस। अगर किसी आइडियल गैस की आपको मोलरिटी जाननी हो तो वो कैसे पता लगाएंगे, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या किसी गैस की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है या कांस्टेंट नहीं रहती है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो पहली बात, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है, सब जानते हो आप। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां से PV, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक काम करते हैं कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। क्या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होता है वही मोलरिटी होती है क्या, यस। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से तो ये ऐसे बन जाएगा कि P इज इक्वल टू, कंसेंट्रेशन बोल दो, इसको मोलरिटी बोल दो। ध्यान रहे मैं M यहां पर जो लिख रहा हूं, वैसे हम जनरली M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को, लेकिन यहां जो मैं M ले रहा हूं ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू RT। तो यहां से उस गैस की जो मोलरिटी है वो क्या जाएगी, बोलो, P अपॉन R इंटू टी। अब सुनिए ध्यान से, आपका सवाल ये है कि क्या ये जो सर गैस की मोलरिटी है, जो गैस की कंसेंट्रेशन आपने फाइंड आउट की है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आंसर है ये कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो मोलरिटी आपने फाइंड आउट की है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही वजह है कि भले ही, सुनिए सुनिए क्या वजह है, क्या बात है, ध्यान से सुनिए, आपको मैं समझाता हूं, सुनिए। मान लो एक कंटेनर में एक सॉलिड भर रखा है, ये क्या बोलो, ए सॉलिड है। आपने एक डब्बे में एक लिक्विड भर रखा है, ये ए लिक्विड है। लेकिन अगर आपने एक कंटेनर में गैस फिल कर रखी है, गैस अगर आपने फिल कर रखी है, ये ए गैस है, आपको पता है ये भी प्योर सब्सटेंस ए है, ये भी प्योर सब्सटेंस बी है, और ये भी प्योर सब्सटेंस ए है। मतलब ये भी तीनों के तीनों क्या प्योर सब्सटेंस, तीनों ही क्या प्योर हैं, बस ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है।
इनकी मोलरिटी कांस्टेंट रहती है, चाहे आप इसमें से कितना भी बाहर निकाल लो या आप इसमें कितना भी ऐड कर दो, इनकी मोलरिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन जो ये गैस है, अगर इस गैस के मोल भी कांस्टेंट हैं, अगर गैस के मोल जो अगर वो मोल भी कांस्टेंट हैं, तो भी इस गैस की जो मोलरिटी है वो चेंज हो सकती है। कैसे कैसे चेंज हो सकती है, सुनिए ध्यान से, मैं बताता हूं। अगर आपने मान लो लार्ज कंटेनर ले लिया, अरे मान लीजिए आपने गैस के 5 मोल लिए, ध्यान से सुनना भाई इस बात को, आपने 5 मोल गैस ली, आपने उसको भर रखा है 1 लीटर के कंटेनर में। आपने मान लो उसी गैस को 5 मोल गैस थी, आपने उसको 10 लीटर के कंटेनर में भर लिया, तो गैस के मोल वही हैं, लेकिन कंटेनर की साइज बड़ी करते ही उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, गैसों की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कंसेंट्रेशन प्रेशर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि उस गैस की कंसेंट्रेशन उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। जितना इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मतलब आप ऐसे ज्यादा अच्छे से कह सकते हो कि जो प्रेशर है वो कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। इसकी बातें हम आगे करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में वहां पर, क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में, जैसे कोई कंटेनर है उसमें आपने गैस फिल कर ली, और गैस फिल करते ही उसके जो मोल है वो आपको पता है, कंटेनर का वॉल्यूम आपको पता है, तो यहाँ से आप कंसेंट्रेशन इजीली बता दोगे। अब जो प्रेशर वाली चीज है वो किस पर डिपेंड करती है? कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो चलिए अभी इन बातों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो गैसेस वाली चीजें हैं वो हम गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे डिटेल में वहां पर। अभी आप ये इतना ध्यान रखो कि गैस की कंसेंट्रेशन इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ बनाना है, आप चाहते हो ग्राफ बनाना, तो आप सिंपली एक ग्राफ ऐसे बना सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और वो ग्राफ क्या बन जाएगा, इधर मान लो प्रेशर है, इधर मान लीजिए कंसेंट्रेशन है, ठीक है। आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन को C बोल देते हैं, C इंटू आर टी है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो जाएगा लीनियरली, ठीक है। जितनी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही गैस का प्रेशर क्या होगा, वहां पर ज्यादा होता है। ये थी सारी की सारी बातें प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड प्योर गैस के लिए। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा समझ के। तो जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है जो हम समझने वाले हैं, उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 देखा है, या आपने लेक्चर 1 नहीं देखा लेकिन आप जानते हैं उस चीज को, तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी कि जब भी हमें पता लगाना हो एटॉमिक मास, किसी एटम का, किसी एक एटम का कोई एलिमेंट मान लीजिए, उस एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक मास पता लगाना हो तो वो आता है इज इक्वल टू AMU। या फिर मान लीजिए आप उसका एक एटम का मास पता नहीं लगाकर आप उसका ग्राम एटॉमिक मास पता लगा रहे हैं, या यूं कहूं उस एटम का मोलर मास पता लगा रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था वो आएगा 1 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर ये A क्या है? A है यहाँ पर एक मास नंबर। A क्या है बोलो? मास नंबर, जिसको आप सब जानते हैं, आप बोलते हैं कि सर इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप सब इतना जानते हैं। मेरा सवाल आपसे, यह सवाल मेरा ध्यान से सुनिए, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी एक इंटीजर नंबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एक इंटीजर नंबर होता है। इसका मतलब A जो है, किसी का जो मास नंबर है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा बोलो? वो हमेशा और हमेशा इंटीजर होगा। मतलब वो कभी भी ना तो जीरो हो सकता, ठीक है, इंटीजर में भी जीरो नहीं हो सकता, सॉरी, इंटीजर होगा और उसमें क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता, और साथ ही साथ वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हमेशा क्या होगा बोलो? वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और आपको पता हो फ्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये सब वो नहीं हो सकता। तो आपके सामने एक चीज है, ध्यान से सुनना, कि किसी का भी जो एटॉमिक मास या जो ग्राम एटॉमिक मास है, जो AMU या 1 ग्राम के इक्वल है, वो हमेशा और हमेशा, पहली बात तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दूसरी बात पॉजिटिव इंटीजर आएगा। वो हमेशा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। क्लियर है ये बात यहां तक? ये आपको समझ में आ गई। लेकिन आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो आज तक और ध्यान से सुना हो, तो आपने बहुत सी जगह लिखा हुआ देखा होगा कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास
एक AMU नहीं होता है, उसका एटॉमिक मास एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है 1.0078 AMU होता है। क्या होता है? H का एटॉमिक मास एक AMU नहीं होता है, 1.0078 AMU होता है। और इसी तरीके से क्लोरीन का आपने सुना होगा, वो 35 AMU नहीं होता है, वो 35.5 AMU होता है। कॉपर का 63 नहीं होकर 63.5 AMU होता है। ये तो मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक मास की। और अगर आप यहीं पर बात करोगे इनके ग्राम एटॉमिक मास की, तो इसका कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास? 1.0078 होता है लगभग, यहाँ 35.5 और यहाँ कितना होता है 63.5। ये उनके ग्राम एटॉमिक मास है। तो मेरे एक बात समझ नहीं आई बिल्कुल भी, मुझे पता ही नहीं चला था पहले कि यार यहां जो मैं पढ़ रहा था, यहां जो मैंने पढ़ा, जो यहां मैं पढ़ा, उससे तो मुझे पता चला कि यार ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इंटीजर होता है। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस में मुझे वैल्यू गिवन होती है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, जब भी मुझे वैल्यू पुट करनी होती है, तो मुझे जगह जगह ये वाली वैल्यू पकड़ा दी जाती है, जो किसमें है बोलो? फ्रैक्शन में है। जो किसमें है? फ्रैक्शन में। तब मुझे डाउट हुआ कि या तो ये बात गलत है कि इनका एटॉमिक मास AMU होता है, या फिर इनमें से कोई एक बात गलत है। लेकिन जब मैंने पता किया, जब मैंने पढ़ा और जब मैंने देखा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और चीजें भी होती हैं जो किसी एटम के एटॉमिक मास को गवर्न करती हैं, या जिनसे किसी एटम का एटॉमिक मास डिसाइड होता है। और वो क्या क्या है, वो हम समझेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो ध्यान से मेरे साथ बना रहिएगा, पूरा वीडियो देखना, और हम समझेंगे कि क्यों ये जो एटॉमिक मास है फ्रैक्शन में आता है, जो कि इंटीजर आना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात क्या होती है कि जो आप H का एटॉमिक मास देखते हैं ना, तो अगर मैं बात करूं कि जो हाइड्रोजन है वो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन नेचर में हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलता है, ड्यूटेरियम के फॉर्म में मिलता है, ट्राइटियम के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन है जो, इसका तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। और इसका जो मास नंबर, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। और इन तीनों को आपस में क्या बोला जाता है बोलो? इन तीनों को आपस में बोला जाता है आइसोटॉप्स। ठीक है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने ये पूछा होता है कि सर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ओनली हाइड्रोजन, सारे आइसोटॉप्स नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन, तो हमेशा उसका एटॉमिक मास 1 ही होता, हमेशा इंटीजर होता और हमेशा पॉजिटिव होता। अगर आपसे पूछता कि सिर्फ ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना, तो हमेशा कितना होता? 2 होता। और अगर सिर्फ आपसे ट्राइटियम का ही पूछता तो हमेशा कितना होता बोलो? 3 होता। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन जैसे ही मेरे से वो पूछता है कि इस हाइड्रोजन का तो मुझे कंबाइंड एटॉमिक मास बता, या जैसे ही मुझसे बोलता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का, अरे एटम का नहीं, एलिमेंट का, पूरा जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, अरे तो उसके 3 एलिमेंट के 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट तो पूरा ही होगा ना। अगर मुझे हाइड्रोजन एलिमेंट का मेरे से एटॉमिक मास पूछने लग जाए, या मुझसे इसका मोलर मास पूछने लग जाए, तो दिक्कत ये आती है कि मुझे मुझे इन तीनों को जो आप देख रहे हो ना, इन तीनों को साथ में लेकर और उसका मुझे मोलर मास बताना पड़ता है। इन तीनों का कंबाइंड मुझे एटॉमिक मास बताना पड़ता है, और उसकी वैल्यू जो आती है, वो वैल्यू आती है 1.0078 के आसपास। समझ में आई बात आपको? चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से, और एग्जांपल सीखिए। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की 2 आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 75 होता है। एटॉमिक नंबर दोनों के 17 होते हैं। अगर मुझसे वो सिर्फ क्लोरीन 35 वाले का एटॉमिक मास पूछता तो मैं उसको आंसर देता कि हाँ भाई 35 है, और अकेले इसका पूछता तो कितना होता बोलो? 75 होता। लेकिन जैसे मुझसे पूछता है कि बता क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होगा, तो मुझे इन दोनों को कंबाइंड करके आंसर देना पड़ता है, और वो होता है 35.5। तो बात आपको समझ में आई? दरअसल एटॉमिक नंबर के ऊपर जो मास नंबर होता है किसी भी एटम में, जो जिसको आप Za लिखते हो, ये जो मास नंबर है, ये मास नंबर तो हमेशा इंटीजर ही होता है, हमेशा इंटीजर होता है। लेकिन जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं ना, जिसके आइसोटोप पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स में सारे के सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास लेते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं।
अरे सारे के सारे एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, सबके एटॉमिक मास को, उसका एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकाल के हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिक मास इतना है। यही वजह है कि वो कभी कभार फ्रैक्शन में आ जाता है। किसमें आ जाता है बोलो? फ्रैक्शन में। और उस टॉपिक का या फिर उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको हम? कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है? तो ये तब होता है जब किसी एलिमेंट की, ध्यान से सुनना मेरी बात, साथ साथ कॉपी में भी नोट कर लेना, जब किसी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में उनका जो एटॉमिक मास है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करके एज ए एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, और उसी को बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। और वो फ्रैक्शन में आ सकता है। आपसे कोई पूछे कि क्या मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? आंसर है नेवर, कभी भी नहीं होगा। आपसे पूछे क्या एवरेज एटॉमिक मास या किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आई बात आपको? तो यही वजह है कि वहां पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस आ जाती हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि वो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सुनिए ध्यान से। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, और वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम बोलेंगे ए एवरेज। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक एलिमेंट अपने पास, एलिमेंट आप कोई ए एलिमेंट मान लो, ए एलिमेंट है, उसके आइसोटॉप्स हैं कुछ, उसके कुछ क्या है, उसके कुछ आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से? तो आइसोटॉप्स के नाम जो है मैं कह रहा हूं, एक तो अपना A1 आइसोटॉप्स है, एक A2 है, एक A3 है। ये अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो मास नंबर है वो मास नंबर, जो ये पहले वाला है इसका x1 है, दूसरे वाले का मास नंबर x2 और तीसरे वाले का कितना है? x3 है। ठीक है। और तीनों की, जो तीनों नेचर में जिस परसेंटेज में मिलते हैं, अरे नेचर में सारे आइसोटोप एक ही परसेंट में, एक ही मतलब इक्वल थोड़ी मिलते हैं, वो तो अलग अलग रेशियो होता है उनका। तो जो उनकी नेचुरल अबंडेंस है, नेचुरल अबंडेंस, जो उनकी नेचुरल अबंडेंस है, जो मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं, ध्यान रहे यहां पर, वो पहले वाले की आप मान लीजिए A1% है, दूसरे वाले की A2% है, और तीसरे वाले की A3% है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो इन तीनों का जो सम आएगा यहां से वो कितना आएगा? 100%। इसका मतलब ये है कि नेचर में जितना भी ए पाया जाता है, उस ए का स्मॉल A1% तो ये वाला पहला A1 आइसोटोप है, स्मॉल A2% ये आइसोटोप है, स्मॉल A3% ये आइसोटोप है। तो ऐसे में उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको आप ए एवरेज बोलते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ए एवरेज का फॉर्मूला होता है ए एवरेज इज इक्वल टू, आप बताइए मुझे इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास A1 का x3। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया गया मैंने यहाँ पर। चलो एक काम करो, इसको आप 3 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो ना। A1 इसको, अच्छा ये भी उल्टा लिख दिया, ठीक कर लो इसको। एक काम करो, इसको 1 कर देते हैं, ये x1 है भाई, ये x2 और ये कितना, ये वाला x3 है। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये जो A1 है, उस A1 का मास नंबर कितना है यहाँ पर? x1, और उसका परसेंटेज कितना है? A1। तो एक काम करो आप, जो उसका मास नंबर है x1, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके परसेंटेज से। ऐसे ही A2 के लिए मास नंबर कितना था? x2, और परसेंटेज कितना था? A2। इनको मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही जो आपका x3 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए A3 से, तीनों को ऐड कर दो, और एवरेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का सम कितना होता है? 100 होता है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करना है? तो मैं आपको अगर सिंपली एक फॉर्मूला बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ, किसका समेशन? तो ये समेशन है परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस इनटू, इनटू उनका जो मास नंबर है वो, इनटू मास नंबर।
ठीक है, और उन सबको डिवाइड किससे कर देंगे हम, 100 से। ये बन जाएगा ए एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात है यहां तक? तो अब जो यहाँ पर ये जो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस वाली बात है, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस के पर्पज से। जब अपने पास सामने न्यूमेरिकल आएगा तो वहां मान लीजिए अगर आपको साफ साफ दे रखा है कि भाई परसेंटेज अबंडेंस इतनी है, तब तो आप इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए इसको किसी और टर्म्स में वो दे दे, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए जो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस है, पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए क्लोरीन है वो 35 वाला आइसोटोप एंड क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप दो फॉर्म में मिलता है। ऐसा मान लीजिए कि क्लोरीन के दो ही आइसोटोप हैं। तो परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल 100 क्लोरीन एटम है, मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में टोटल आपके पास में 100 क्लोरीन एटम्स हैं, तो उस 100 क्लोरीन एटम्स में से मान लीजिए 75 एटम हैं वो तो क्लोरीन 35 वाले हैं, और मान लीजिए कि उसके अंदर जो 25 एटम्स हैं वो क्लोरीन 37 वाले हैं। ऐसा मान लीजिए आप कि आपने एक सैंपल लिया, आपने कहीं से क्लोरीन का सैंपल लिया। अच्छा, आपने उसमें से कुछ सिलेक्ट करके नहीं लिया, एक क्लोरीन का नेचर में सैंपल आपको मिला। उस सैंपल में अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, तो उसमें से 75 तो 35 वाले और 25 कौन से, 37 वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन 35 है उसकी नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 75%। अरे अगर टोटल 100 है और 100 में से 75 एटम्स आपको क्लोरीन 35 के मिल रहे हैं, मतलब वो कितना परसेंट मिल रहा है, 75 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, मैं इस परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस को ऐसे कह दूंगा कि ये वाला जो परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस है ये उस एटम का मोल परसेंट है। अरे भाई जिसकी भी हम बात करें उसका क्या बोलो, ये मोल परसेंट है। कैसे मोल परसेंट, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपने कहा कि 100 में से 25 क्लोरीन 37 है, तो आपने बोल दिया कि 25% एटम किसके हैं, बोलो क्लोरीन के हैं। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर मेरे पास मान लो टोटल 100 मोल होते क्लोरीन के, तो उसमें से 25 मोल किसके हैं, 37 के, और 75 मोल किसके हैं, 35 के। तो यहां पर भी तो ये 25 और 75 मोल परसेंट ही हुए ना। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस का मतलब किससे होता है, मोल परसेंट से होता है। समझ में आई बात आपको? तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सुनिए ध्यान से। फॉर्मूला अब बन जाएगा ए एवरेज बराबर, ए एवरेज की वैल्यू जो है वो क्या थी, समेसन, यहां पर था 100, यहां क्या आएगा वो सुनिए, यहां आएगा समेसन आएगा, साथ में 1/100 था, समेसन आएगा। यहां पर थी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, तो यहां पर मैं बोल दूंगा परसेंटेज ऑफ मोल, मोल परसेंट, इनटू उसका जो एटॉमिक मास है वो, और उस एटॉमिक मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मैं तो ना इस जो परसेंटेज मोल है इसकी जगह मोल फ्रैक्शन रखना चाहता हूं, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो याद करो लेक्चर 1 मेरा आपको बताया हुआ है कि जब भी आप मोल परसेंट को डिवाइड करते हो 100 से तो वो बन जाती है मोल फ्रैक्शन। तो यहीं पर यही फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसको ओपन करके कैसे लिखना है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे ये समेशन ए एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज n बाई एन किसका, फर्स्ट का इंटू a1 प्लस परसेंटेज n बाई एन किसका, सेकंड का इंटू a2, ऐसे चलता रहेगा आगे, अपॉन टोटल कितना आ जाएगा, 100। तो बात ये है, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में मोल परसेंट दे दे तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर मोल फ्रैक्शन दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। और मोल परसेंट और नेचुरल अबंडेंस एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए इस ए एवरेज पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करके देखते हैं, जिससे आपको बातें और समझ में आए और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर तो ये है अपने पास पहला सवाल, जिसमें आपको देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप्स दे रखे हैं। पहला आइसोटोप वो 75% मिलता है नेचर में,
और सेकंड मिलता है 25%। आपसे पूछा गया है कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, और आपसे पूछा गया है एवरेज मोलर मास बताइए क्लोरीन का। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको नेचुरल अबंडेंस दी गई है ये वाली मोल परसेंट ही है, मतलब ये आपको मोल परसेंट की वैल्यूज गिवन है। तो आप इजीली इसका ए एवरेज यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एवरेज देखिए, क्लोरीन 35 जो है उसका एटॉमिक मास नंबर जो वो 35 है, उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 75%। जो क्लोरीन 37 है उसकी अबंडेंस है 25% अपॉन, आप यहां पर मोल परसेंट पुट कर रहे हैं इसलिए डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 35.5, ये आ जाएगी इसकी ए एवरेज की वैल्यू। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर कैसे देने ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सुनिए, आपसे अगर वो सिर्फ पूछता एटॉमिक मास तो सिर्फ एटॉमिक मास का आंसर क्या होता है ए, लेकिन अब क्या पूछ रहा है एवरेज, तो अभी क्या बन जाएगा ए एवरेज, और यूनिट एटॉमिक मास की क्या होती है एएमयू। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 35.5 एएमयू, ये तो आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप जानते हैं कि एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो केवल ए ही होता था, तो यहां पर लग जाएगा ए एवरेज और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35.5। ये सारी बातें मैं मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर 1 में सिखा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज मोलर मास की। तो आपको पता है जब मोलर मास की बात आती है, अगर आप सिंपली क्लोरीन का मोलर मास देखते तो वो कितना आता है 1 ग्राम, लेकिन अब कितना आ जाएगा ए एवरेज ग्राम, और यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 35.5 ग्राम। ठीक है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एटम के लिए जो यहाँ पर ए होता है ना, ये ए ही क्या बन जाएगा आपका ए एवरेज बन जाएगा। कब? जब आप सबका एवरेज लेंगे वहां पर, और सबका एवरेज लेने पर ऐसा कब होगा जब आपके पास में आइसोटॉप्स होंगे, फिर आपको वही सारे आंसर देने हैं। अगर एटॉमिक मास पूछे तो ए एम यू की जगह ए एवरेज एम यू आ जाएगा। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो ए एवरेज सिर्फ इतना आएगा, यूनिट लेस होता है वाला तो, और ये बन जाएगा ए एवरेज ग्राम, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। चलिए इसी पर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि ये है आपके सामने अगला सवाल, इसमें क्या बोला गया है पहले पढ़ते हैं ध्यान से। इफ कॉपर इज फाउंड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ कॉपर 63 एंड कॉपर 65, मतलब आइसोटॉप्स है, एंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास, अब की बार इसका एवरेज एटॉमिक मास हमें दे दिया कितना, वो 63.5। आपसे पूछा गया फाइंड नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप इन द नेचर। तो सिंपल सा आंसर है नेचर, आपसे परसेंटेज अबंडेंस पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है मोल परसेंट। तो एक काम करिए, आप मोल परसेंट मान लीजिए कि कॉपर 63 का मोल परसेंट कितना है x%, तो अपने आप जो मोल परसेंट होगा किसका, कॉपर 65 का, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस x। क्लियर है? आपको एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है 63.5, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 63.5 इज इक्वल टू, बताइए इसका एटॉमिक मास कितना है 63 है, इनटू मोल परसेंट x, इसका कितना है 65 इनटू मोल परसेंट कितनी है इसकी 100 माइनस x, अपॉन दोनों का टोटल कितना है बोलो, टोटल यहाँ से 100 है। इसको सोल्व कर लो और सोल्व करके यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लेंगे x की, तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ से 75। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो कॉपर 63 है उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, तो आंसर है कॉपर 63 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो तो 75% है, और जो कॉपर 65 है, जो कॉपर 65 है उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25%। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि ये जो आइसोटॉप्स वाली चीज होती है इसकी वजह से अपना जो एटॉमिक मास है वो इंटीजर नहीं आकर फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की।
जो इसी से कुछ मिलता हुआ कॉन्सेप्ट है, इसके जैसा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और वो ये है कि मान लो ये एक कंपाउंड है, एक कंटेनर है मान लो। इस कंटेनर में आपने कोई भी एक सब्सटेंस फिल किया हुआ है। मान लीजिए आपने यहाँ पर उसमें है ना, एक जैसे मान लो आपने CO2 गैस भर रखी है इसमें। एग्जाम्पल को यहाँ पे CO2 गैस आपने भर रखी है। आपसे मैं जैसे जैसे पूछता हूं ना कि ये जो CO2 गैस आपने भर रखी है, उस CO2 गैस का मोलर मास बताइए, तो आप तुरंत मुझे आंसर देंगे कि सर ये जो मोलर मास आप पूछ रहे हो ना, ये हो जाएगा इसके 1 मोल का मास। तो आप ऐसे बोल दो कि इट इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल CO2। या आपसे मैं और आगे पूछूं तो आप कह देंगे कि सर 1 मोल में NaCO2 होते हैं, और हम बोल देंगे Na इंटू मोलिकुलर मास, Na इंटू मोलिकुलर मास ऑफ CO2। ठीक है, आप कहेंगे कि सर CO2 का जो मोलिकुलर मास हो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप बोल देंगे तुरंत। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे यही सवाल यहां पर पूछूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अब की बार एक कंटेनर में बहुत सारी गैसें हैं। इस कंटेनर में CO2 गैस भी है, और इसी कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो इस कंटेनर में आपने एक गैस और फिल कर रखी है आपने, जो गैस मान लीजिए SO2 गैस है। और यही जो अपना कंटेनर है, इसी कंटेनर में आपने एक और गैस फिल कर रखी है, और वो मान लीजिए O2 गैस है। ये 3 गैस आपने भर रखी है। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कंटेनर में जो भी गैसें आपने भरी हुई हैं, उन जो गैसों का जो मिक्सचर बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर गैसों का जो मिक्सचर बना हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो इस मिक्सचर का मोलर मास चाहिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए मोलर मास। किसका बताना है बोलो? मिक्सचर का मोलर मास बताना, पूरे मिक्सचर का मोलर मास बताना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा आज तक हमने सुना ही नहीं। हाँ, हमने ये जरूर सुना है कि जैसे मान लीजिए CO2 है, तो उसमें अगर पूरे का मोलर मास पूछा तो कार्बन का मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर मास इनका ऐड कर देंगे तो वो पूरे कंपाउंड का मोलर मास बन जाएगा। ये तो हमने खूब पढ़ा है। लेकिन हमने कभी आज तक ऐसा सुना ही नहीं कि पूरे मिक्सचर का भी मोलर मास पूछ सकता है क्या। तो ध्यान से सुनना, यस, जैसे किसी एक कंपाउंड का मोलर मास होता है, वैसे ही पूरे के पूरे मिक्सचर का मोलर मास भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर है कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको कहूंगा कि हमेशा जो बेसिक से फंडे हैं, जो बेसिक्स हैं, बस वो आपको याद रखो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर? तो चलिए उसी बात पे आते हैं फिर से। मैंने पूछा इसका मोलर मास बताइए, आपने मुझे क्या बोला कि मास ऑफ 1 मोल CO2। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर लिख दूंगा इट इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। अरे ऐसे बोल देंगे कि भाई जो मिक्सचर का अगर मैं 1 मोल लूं, अगर मैं पूरे मिक्सचर का कहीं से भी, इसमें से कहीं से भी अगर 1 मोल ले लूं, तो उसके 1 मोल का जो मास है, वो मास ही क्या बन जाएगा, उसका मोलर मास बन जाएगा। तो लेकिन जब मैं उसकी वैल्यू निकालने गया तो फिर मुझे पता चला कि 1 मोल मिक्सचर का मास अगर मुझे निकालना है, तो उसको मुझे कैसे पता लगाना है वो मुझे सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इस 1 मोल मिक्सचर का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें इस टॉपिक में सीखना है। बात समझ में आई? और टॉपिक का नाम है आपके सामने एवरेज मोलिकुलर मास कह दो, एवरेज मोलिकुलर मास बोल दो, या एवरेज मोलर मास बोल दो। तो जो टॉपिक है इसका नाम है अपना, इसको हम कहेंगे, ध्यान से सुनना, तो अपना अगला टॉपिक है एवरेज मोलिकुलर मास भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको कई बार, जैसे अगर आप 1 मोल के लिए इसको अगर आप निकाल रहे हैं तो इसको आप एवरेज मोलर मास भी कह लो, एवरेज मोलर मास। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर, इसको आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हो। या फिर इसको एक नाम और से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मोलिकुलर मास। क्या कहते हैं इसको? इफेक्टिव मोलिकुलर मास।
ये जो आप देख रहे हो ना, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों इसी के नाम हैं। एक ही चीज को चार अलग अलग तरीके से बता रखा है। अरे तो समझते ही हो ना कि जब मोलिकुलर मास को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर मास आ जाएगा, है ना, वो आप जानते हो, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मोलिकुलर मास निकालो चाहे मोलर मास निकालो तो Na से मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मिक्सचर का मोलर मास बोल दो, इसको आप मोलर मास एवरेज बोल दो, या एवरेज मोलिकुलर मास बोल दो, इफेक्टिव मोलिकुलर मास बोल दो। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप इसको एम मिक्सचर से रिप्रेजेंट कर दो, डिनोट कर दो, या फिर आप इसको एम एवरेज से डिनोट कर दो, दोनों में आप इसको किसी से भी डिनोट कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप ऐसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है अपने पास जिसमें गैसेस फिल कर रखी हैं आपने, एक मिक्सचर है अपने पास, सब अलग अलग सब्सटेंस का एक मिक्सचर अपने पास। उसमें मान लीजिए जो अपना एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो मोलिकुलर मास है, जो इंडिविजुअल सब्सटेंस हैं उनके मोलिकुलर मास मैं यहां पर लिख रहा हूं और उनके जो मोल्स हों मोल्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें एक तो सब्सटेंस A है जिसका मोलिकुलर मास M1 है और मोल N1 प्रेजेंट है, दूसरा B है जिसका मोलर मास M2 है और मोल N2 है, और तीसरा C है जिसका मोलिकुलर मास M3 है और मोल उसके N3 है। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे, अगर मैं आपसे इनका इंडिविजुअल मास पूछूं कि तीनों का इंडिविजुअल कितना कितना मास है, तो आप सब एक फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो मास होगा वो तो N1 M1 होगा, बेटर आप इसको मोलर मास बोल दो, मतलब ये मोलर मास है, ठीक है ना। इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ से N2 M2 हो जाएगा और ये हो जाएगा N3 M3 हो जाएगा, ये इन तीनों के मास हो गए। आपसे मैं पूछूं टोटल मास कितना है, तो टोटल मास आप कह देंगे सर M1 M1 है प्लस N2 M2 है प्लस कितना होगा N3 M3 होगा। आपसे मैं पूछूं टोटल मोल कितने हैं, तो आप कह देंगे सर सिंपल है, ये बन जाएंगे N1 N2 और N3 तीनों का सम। समझ में आई बात। अब बहुत आसान सा आंसर है, याद करो, अगर मैं आपको किसी का मास बता दूं और किसी के मोल बता दूं तो क्या आप उसके मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करके ऐसे कह सकता हूं कि अगर मुझे पूरे के पूरे मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, अगर मुझे पूरे मिक्सचर का मोलर मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल। अरे समझ में आई बात आपको। उसका अगर आपको मिक्सचर का मोलर मास निकालना, फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलिए आगे समझते हैं इसमें। अगर यहां से टोटल मास की वैल्यू पुट करें तो टोटल मास इसका कितना आएगा, टोटल मास आ जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। अरे यही तो है। चलिए और सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं N1 को डिवाइड करता हूं इन तीनों से तो क्या बनेगा, क्या खुद के मोल अपॉन टोटल मोल मोल फ्रैक्शन होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो ये तो बन जाएगा पहले की मोल फ्रैक्शन x1 और मोलर मास कितना था M1। ऐसे ही N2 अपॉन दिस, ये क्या बन जाएगा, दूसरे की मोल फ्रैक्शन, तो बन जाएगा M2x2 और प्लस क्या बन जाएगा M3x3। एक आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। समझ में आई बात आपको। एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको पता है कि M1 तो अपनी जगह है, लेकिन किसी की मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर, मान लीजिए मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 100 से डिवाइड किया और 100 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी की मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर वही बन जाती है उसका मोल परसेंट। तो ये पहले का मोल परसेंट, ये M2 इंटू दूसरे का मोल परसेंट, और ये बन जाएगा यहां पर M3 इंटू तीसरे का मोल परसेंट। तो ये आपको ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कुल मिला के बात क्या हुई, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे M एवरेज कह लो या M मिक्सचर बोल दो, इसका फॉर्मूला अगर हम आपसे पूछूं तो सबसे सिंपल फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल।
पहला फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा समेशन, किसका समेशन? एम आई का एक्स आई का, जहां पर आई की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से लेकर n तक, मतलब इन सबको ऐड करना हमें। और तीसरा फॉर्मूला सुनिए, तीसरा फॉर्मूला 1/100 समेशन एम आई परसेंटेज n बाई एन आई, और आई की वैल्यू 1 to कहां तक होगी? n तक। भाई वो तो मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस होंगे वहां तक। तो ये आपको तीन फॉर्मूले पता लगाने हैं एवरेज मोलर मास के। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है? तो आपसे कोई पूछे कि भाई एवरेज मोलर मास बताता किसको है, तो ये बताता है कि जो आपका 1 मोल मिक्सचर है ना, उस 1 मोल मिक्सचर का जो मास होता है, जो मोलर मास होता है, वो क्या होता है? उसका एम एवरेज या एम मिक्सचर। बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कब कब लगाने वो भी सुन लो। टोटल मास, टोटल मोल दे रखी हो तो ये लगा देंगे, मोल फ्रैक्शन दे रखी हो तो ये लगा देंगे, और मोल परसेंट दे रखा हो तो ये थर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस तरीके से आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं आपको इस टॉपिक में अब मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे कैसे इन फॉर्मूलाज को, इन कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपने पास में पहला न्यूमेरिकल, सुनिए ध्यान से। ये AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं है, एयर मतलब एक एयर का सैंपल है अपने पास, एक एयर का सैंपल है अपने पास। उसमें N2 का जो मोल परसेंट है वो 75 है, O2 का मोल परसेंट 20% है, SO2 2% है, CO2 2% और हीलियम 1% है। हमें इस पूरे मिक्सचर का बताना है एम एवरेज, एवरेज मोलर मास हमें बताना है। अब आप एक बात बताइए, ये तो इनका मोल परसेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर इनके मोलर मास की बात करूँ तो N2 का जो मोलर मास हो कितना होता है? 28 होता है। O2 का कितना होता है? 32 होता है। SO2 का कितना होता है? SO2 का होता है यहाँ पर 32 + 32 कितना होता है? 64 होता है। CO2 का कितना होता है? 44, और हीलियम का कितना होता है? हीलियम का होता है 4। ठीक है, ये इनके मोलर मास हो गए। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए एम एवरेज कितना होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इनको आपस में सबको ऐड करो और टोटल 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको मोल परसेंट दिया हुआ है। तो आंसर कितना आएगा बताइए? 75 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 64 प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 44, 2 इंटू 44 प्लस आएगा 1 इंटू 4, और जो टोटल है यहाँ पे इन सब का जो टोटल आएगा वो टोटल कितना आ जाएगा? 100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। तो इन सबको सोल्व करते हैं। आप नोट कर लो फटाफट तब तक, जब तक मैं इनको सोल्व कर रहा हूं। IIT जैम में कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर सकते हो, है ना। तो सोल्व करने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है? 29.6। क्या मतलब है इसका? इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मीनिंग ये है, जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया, इसका मीनिंग ये है कि जब आप इस एयर के सैंपल का, जब आप इस सैंपल का लेंगे 1 मोल, तो उस 1 मोल का जो मास है ना, वो मास कितना होगा? 29.6 ग्राम होगा। इस बात का ये मतलब है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक दूसरा न्यूमेरिकल हम समझते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा यहाँ पर, और वो है ये वाला। यहां पर आपको एक फिर से मिक्सचर दे रखा है। देखो, एक तो आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें गलती कम से कम हो, इसके लिए क्या किया करो कि जो आपका न्यूमेरिकल है ना, उसकी सारी चीजें ध्यान से पढ़ा करो, और हैबिट बना लो कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में आते हैं, कोई डेटा आता है, उसको अंडरलाइन करते चलो। जैसे आपको बोला 1 ग्राम मिक्सचर, इतने में समझ जाओ कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसका टोटल मास मुझे कितना दिया हुआ? 1 ग्राम दिया हुआ है। कौन कौन है? CO है, CO2 है। ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम, मतलब मेरे पास टोटल जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम आ गया है, और वो भी कब दे रखा है? STP पर दे रखा है।
और देखो जब जब फिजिकल केमिस्ट्री में वो एसटीपी पर वॉल्यूम देता है ना, तो समझ जाया करो कि है ना कुछ 22.4 वाला लफड़ा होगा कहीं ना कहीं, और मुझे उससे मोल निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, आपसे 3 बातें पूछी इसमें। पहला बता कि उन जो हर एक कंपोनेंट है, जितने भी इसमें CO और CO2 है, उनके मोल परसेंट कितने कितने हैं। आपसे पूछा गया है कि इनके मास परसेंट कितने कितने हैं, ईच कंपोनेंट पूछा है। और आपसे पूछा गया है कि एवरेज मोलर मास कितना होगा। तो देखो इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर अपने पास CO और CO2 गैस है, ठीक है। और जो CO2 और CO2 गैस दे रखी है, उसके लिए अगर आप आपसे बात करें तो टोटल मास कितना दे रखा है इस सैंपल का, वो दे रखा है 1 ग्राम। और इस सैंपल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एसटीपी पर, वो हमें दे रखा है 700 ml। ठीक है, अब सुनिए, जैसे ही आपको 700 ml दे रखा है, तो एक काम आप कर सकते हो कि आप इसके टोटल मोल कैलकुलेट कर सकते हो। वो होता है गिवन वॉल्यूम, दैट इज 700 ml, अपॉन volume of 1 mole of gas at STP, and which is equal to 22,400 ml। ml से ml कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/32। मतलब इसमें टोटल मोल कितने, 1/32। क्लियर है? ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर इसका कैलकुलेट कर लेता हूं, एवरेज मोलिकुलर मास। अब बात यह है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें एवरेज मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो याद करो, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला टोटल मास, टोटल मोल। दूसरा फॉर्मूला जब मोल परसेंट गिवन हो। तीसरा फॉर्मूला जब मोल फ्रैक्शन गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमसे मोल परसेंट पूछा है, हमें इस सवाल में मोल परसेंट या मोल फ्रैक्शन तो गिवन ही नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 1 वहां पर काम में लेंगे, और वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास टोटल मास कितना है, 1 है, और आपके पास टोटल मोल कितने हैं, 1/32। सोल्व करने पर 32 इसका आंसर आ जाएगा। ये होगा उसका एवरेज मोलर मास। ठीक है बात? चलिए अब हम इस एवरेज मोलर मास से कैलकुलेट करेंगे मोल परसेंट और मास परसेंट, लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। पहले आपको एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाता हूं, वो सुनिए ध्यान से। बहुत ही कमाल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। चलो उसको साइड में सीखते हैं, थोड़ा सा इधर देखो, अलग सीखते हैं उसको। आपके पास एक मोल, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भाई, आपके पास 1 मोल CO गैस है। आपके पास 1 मोल जो है वो CO2 गैस है। आपसे मैं पूछूं 1 मोल CO गैस का मास कितना, तो आप कहेंगे सर वो 28 ग्राम होता है। और आपके पास 1 मोल CO2 का जो मास है, वो मास आप मान लीजिए, आपको पता है मोलर मास CO2 का कितना होता है, वो होता है 44 ग्राम होता है। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप एक काम करो, 1 मोल मिक्सचर और ले लो। ये जो मिक्सचर है टोटल 1 मोल है। टोटल 1 मोल कैसे है कि दोनों के मोल्स का समेशन यहाँ पर कितना, 1 मोल, आप ऐसे मान लीजिए। और इसमें ऑब्वियसली CO भी है, यहाँ पर कितना है बोलो, CO2 भी है। आप दोनों का मिक्सचर ले लीजिए। मेरा आपसे पहला सवाल, कान खोल के सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहली बात ध्यान से सुनना, ये जो आपने 1 मोल मिक्सचर लिया है CO और CO2 का, इस 1 मोल मिक्सचर का मास क्या 28 आएगा, क्या 44 आएगा, क्या 24 से ज्यादा आएगा, या 24 से कम आएगा, 44 से ज्यादा आएगा, 44 से कम आएगा, या इन 28 और 44 के बीच में आएगा? ये मेरा आपसे सवाल है। तो ध्यान रखिएगा, जिन दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाते हो, जिन दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाते हो, उसके मिक्सचर का जो एवरेज मास है या जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, वो कम वाले से तो हमेशा ज्यादा आता है, और जिसकी ज्यादा वैल्यू उससे हमेशा कम आता है। यही वजह है, आपने अभी भी देखा था कि इसके 1 मोल का जो मास है वो 32 ग्राम आया था, और ये 32 ग्राम 28 से तो क्या है बोलो, ज्यादा है, और 44 से क्या बोलो यहाँ पर, कम है। तो ध्यान में रखना एक बात, कि जिन दो सब्सटेंसेस का या जिन सब्सटेंसेस को आप मिक्स करके मिक्सचर बना रहे हो, तो मिक्सचर का जो मोलर मास है, जो मिक्सचर के 1 मोल का मास है, वो हमेशा कम वाले के मोलर मास से तो ज्यादा, और ज्यादा वाले के मोलर मास से कम आता है। समझ में आ गई बात आपको? और वो कितना कम ज्यादा आता है, मतलब देखिए आप ऐसे समझो कि मिनिमम 28 था जब प्योर CO2 था,
जब 100% CO2 सॉरी जब 100% CO गैस थी उसके अंदर, तब उसका मोलर मास कितना था? 28 था। जब 100% CO2 था, मतलब जब प्योर CO2 थी, तब वो कितना था? बोलो 44 था। और अब इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ आ रहा है, मतलब 30 कुछ यहाँ आ रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर इसके अंदर कुछ तो CO है और कुछ इसके अंदर क्या बोलो CO2 है। अब एक आइडिया लगाते हैं, रफ आइडिया लगाते हैं। आप मुझे बताओ 28 और 44 का जो एवरेज लूं अगर मैं, मतलब दोनों को अगर इक्वली 50-50% मान लूं, तो इनका एवरेज क्या होता है? तो देखिए इनका एवरेज ऐसे निकालते हैं 28 प्लस 44/2, यही करते हैं। इसको सोल्व कर लो यहाँ से, तो इसको सोल्व करने पर इसका एवरेज आएगा 28 एंड 4 32, ये 72 आ जाएगा 36। मतलब इन दोनों का 28 और 44 के जो बीच का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, वो कितना आएगा? 36। क्या आपका जो मिक्सचर है उसका एवरेज मास 36 से भी कम है क्या? यस। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो ये CO है ना, वो CO 50% से ज्यादा होगा मिक्सचर में। क्यों? क्योंकि आपके मिक्सचर का जो एवरेज मास है ना, वो उसके मीडियन जो उसके 50% वाले से भी कम है, मतलब पक्का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा होने वाला है। ये बात समझ में आई ना? और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो CO2 है, वो पक्का उसमें 50% से कम है, क्योंकि इसका एवरेज मोलर मास 28 के ज्यादा पास है। समझ में आई बात आपको? ये तो था एक अपना रफ आइडिया, क्वालिटेटिव आइडिया, एक ऐसे आइडिया लगाना कि भाई किसके ज्यादा पास होगा, किसके दूर होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपके पास प्योर CO2 होता तो उसका मोलर मास 28 ग्राम होता। प्योर CO2 होता, सॉरी प्योर CO होता तो 28 होता, प्योर CO2 होता तो कितना होता? 44 होता। और अगर एक मिक्सचर में 50% मोल होते CO के और 50% मोल CO2 के होते, ध्यान रहे मैं मोल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो उसका मोलर मास डेफिनेटली 36 आता, दोनों के बीच में आता है यहाँ पर। ठीक है। अब अगर वो इस रेंज में लाई कर रहा है, अगर इनके बीच में आ रहा है, तो पक्का ये ज्यादा होगा। अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो ये ज्यादा होगा। और अपना कितना आ रहा है? 32। अरे अपना कितना आ रहा है? 32। ध्यान से सुनना, 28 और 32 में कितने का डिफरेंस? 4 का। 32 और 36 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। मतलब अगर आप यहाँ कह रहे हो कि इस पॉइंट पर 50% CO और 50% CO2 है, और अगर आपसे इसके आप इससे बिल्कुल इस डिस्टेंस के आप आधा आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड में आधा जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इस 50% का 50% तो था ही था, इसका 25% और बढ़ गया। तो मतलब अब की बार CO पक्का कितना आएगा? 75%। और CO2 कितना आएगा? यहाँ से 44% आएगा, सॉरी 25% यहाँ पर आएगा। इस बात को मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप इस पॉइंट तक रहते, अगर आप रहते इस पॉइंट तक, एक मिनट इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट तक रहते तो दोनों इक्वल इक्वल रहते। जितना आप इसकी तरफ जाएंगे तो CO का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो 28 और 36 का जो मिड पॉइंट है वहां आप जाएंगे, तो इसका 50 का आधा 25% CO की अमाउंट और बढ़ जाएगी, CO2 के 25% से कम हो जाएगी। इसीलिए जो CO है वो तो बन जाएगा 50, तो यहाँ पर था मिड में, इसके आधा और आ गए तो 25 ऐड हो गया, और CO2 में से 25 कम हो गया, तो ये तो हो जाएगा 75% बाई मोल, ये बन जाएगा 25% बाई मोल। ये एक रफ आइडिया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे ना कि कोई गैस कितनी हैवी है या कितनी लाइट है, तो उसका आंसर हमेशा दिया जाता है उसके मोलर मास से, कि भाई एक गैस का मोलर मास कितना है, उससे उसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो ध्यान से कि सबसे हैवी जो है, ये तो हैवीएस्ट है, ये लाइटेस्ट है, ये सबसे लाइट है, और ये इनके बीच में करता है। तो ये था इनका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव। ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सीखते हैं, ध्यान से सुनिए। तो अपना सवाल था ये वाला, फिर से हमने इसका एम एवरेज कैलकुलेट कर लिया था। अब फॉर्मूले से मोल परसेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, कि जब फॉर्मूला आपको दे रखा हो तो उससे मोल परसेंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, CO का मान लो X%, और CO2 का जो है वो आप कितना हो जाएगा अपने आप 100 माइनस X%, और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एवरेज मोलर मास 32 है, CO का मास कितना था 28 इंटू उसका मोल परसेंट कितना है X,
CO2 का कितना था 44 इंटू इसका मोल परसेंट कितना 100 माइनस एक्स, और टोटल कितना आ जाएगा 100। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इसको सोल्व कर लेना और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75% आएगी पक्का। मतलब जो CO है उसके मोल तो 75% है और CO2 के कितने यहाँ पर 25%। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, इसका एक सेकंड पार्ट और है ना, इसका एक पार्ट और है, आपसे मास परसेंट पूछा है, तो ये आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालना है मास परसेंट, थोड़ा अलग समझ लेते हैं इसको। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं, एक इसको डिफरेंट क्वेश्चन बना के हम समझ लेते हैं कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में CO और CO2 है, CO2 का जो परसेंटेज मोल है वो मान लो 75% आया और CO2 का है 25%। इससे आपको निकालना है दोनों का मास परसेंट, तो कैसे निकालेंगे? इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आपको जिस चीज का परसेंटेज पता होना कि इसका इतना परसेंट है, आप उसको टोटल मान लो। मुझे किसका परसेंट मालूम है? मोल का, तो मैं मान लूंगा कि टोटल मोल कितने हो जाएंगे इसके 100 हो गए 100। अब जैसे मैंने टोटल 100 माने तो मुझे पता चला कि CO के मोल तो कितने आ गए 75 और CO2 के मोल कितने आ गए यहां से 25, और मुझे निकालना क्या है मास परसेंट, तो मैं यहां से मास ऑफ CO निकाल लेता हूं, तो इसके मोल है 75 इंटू मोलर मास कितना था 28, और जो मास ऑफ CO2 है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 इंटू कितना आएगा 44। और जैसे ही आपने इन दोनों का मास कैलकुलेट कर लिया तो मास परसेंट इजीली आ जाएगा, ऊपर CO का मास नीचे टोटल मास, दोनों का टोटल कर देंगे इंटू कितना आ जाएगा 100। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि मोल परसेंट को मास परसेंट में बदलना है तो टोटल मोल 100 मान लो, और मास परसेंट को मोल परसेंट में बदलना है तो टोटल मास 100 मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो थे, ये इस क्वेश्चन के जो आपने अभी भी क्वेश्चन देखा, इसके टोटल 3 पार्ट थे। ठीक है, मोल परसेंट, मास परसेंट और एवरेज मोलर मास, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, एज ए होमवर्क आप कह सकते हो। और वो अगला जो सवाल आपके सामने ये है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे कि एक गैसियस मिक्सचर में SO3 है, O2 है, हीलियम है, तो 60% बाई मास तो SO3 है, 20% बाई मास O2 है एंड रिमेनिंग क्या उसमें H2। तो आपसे उसका M एवरेज पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं आपको केवल इसमें M एवरेज निकालना सिखाऊंगा और सेकंड क्वेश्चन में यहां ऐड कर रहा हूं, आपको खुद से इसका मास परसेंट निकालना है। कैसे निकालना है मैंने आपको अभी भी बताया था। अब M एवरेज कैसे निकालेंगे? M एवरेज निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मोल परसेंट होना चाहिए, आपके पास मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए, या आपके पास टोटल मास होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ मोल होने चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हमें जब मास का परसेंटेज दिया हुआ है तो मैं यहां पर ऐसे मान लेता हूं कि जो टोटल मास है वो 100 ग्राम है, और जब टोटल मास 100 ग्राम है तो उसमें से SO3 कितना होगा, O2 कितना होगा और H2 कितना होगा। SO3 कितना परसेंट अपना? SO3 अपना 60%, तो टोटल 100 है तो SO3 कितना हो जाएगा 60 ग्राम, ये मास लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। O2 कितना होगा? O2 32% है, 32 ग्राम हो जाएगा, और बचा हुआ जो 8 ग्राम है वो कौन हो जाएगा H2। ठीक है, इनके मोल्स कैलकुलेट कर लो, तो मोल कितने आएंगे? तो 60 अपॉन SO3 का जो मोलर मास होता है, SO3 का जो मोलर मास वो 80 होता है, तो इसके मोल आ गए 3/4, इसका आ जाएगा 32 अपॉन 32, 1 मोल आ गए इसके, और ये 8 अपॉन 2 इसके आ गए 4 मोल। और आप यहां से टोटल मोल कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएंगे 3/4 प्लस 1 प्लस 4, सोल्व करने पर इसके टोटल मोल आ जाएंगे। ध्यान से देखो, आपके पास टोटल मास है, आपके पास टोटल मोल है, तो M एवरेज कैसे निकालेंगे? M एवरेज आ जाएगा टोटल मास, मैं यहां कर रहा हूं कैलकुलेट, M एवरेज आएगा टोटल मास, वो कितना माना हुआ हमने 100 अपॉन टोटल मोल, तो ये आ जाएंगे 3/4 प्लस 5, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब शायद आप, सॉरी मास परसेंट नहीं, मोल परसेंट, यहाँ पे मास परसेंट तो दे रखा है, अब आप इसे मोल परसेंट भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सबके मोल इंडिविजुअल, टोटल मोल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आप मोल परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी है। अब एक सवाल है जो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, और वो है ये वाला। ध्यान से पढ़ना है, इसको खुद से ही ट्राई करना है। इसमें आपको दे रखा है कि एक मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आपको 8 दे रखा है, जिसमें हीलियम और कौन है, नियोन है। आपसे इसका मोल परसेंट पूछा है, मास परसेंट पूछा है। तो मैं आपको ऐसा सवाल करवा चुका हूं, जब आपको एवरेज मोलर मास दे दिया और मोल परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो किसी एक कंपोनेंट का x% मान लेना, दूसरे का 100 - x, वहां से तो मोल परसेंट आ जाएंगे, और मोल परसेंट से मास परसेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी बातें सारी की सारी। आज हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन निकालना सीखा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा, एवरेज मोलर मास निकालना सीखा, उस पर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स किए। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको समझ में आ गया तो यस या नो लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करना नहीं भूलें। एक तो लाइक किया करो यार, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। अगर आप देख रहे हो, आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर किया करो, है ना। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच।